जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, ये वैकेंसी कब आ रही है, इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितनी पोस्टों पे ये वैकेंसी आ रहेगी। ठीक है, और ये वैकेंसी पहले जो वैकेंसी आई थी पिछले साल 2022 में 2023 में, उससे क्या अलग हो रहा है। ठीक है, किस किस पदों पे आ रही है, उसके बाद क्या वो जो सैलरी है पहले उतना ही मिलेगा या इसमें कुछ ज़्यादा सैलरी बढ़ के मिलेगा। उसके बाद कि इस वैकेंसी में पहले जो एग्ज़ाम नहीं होता था क्या वो अब एग्ज़ाम रहेगा या नहीं रहेगा, पूरा हम सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए ग्रामीण डाक सेवा, इससे आपको पता चलता है कि एक ग्रामीण इलाके में जहाँ पे डाक ये काम होता है यानी चिट्ठी को पहुंचाना ले आना इस तरह के। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि डाक में बहुत अलग अलग तरह के कार्य आ गए हैं। ठीक है, तो वो कैसे इसलिए इसमें वैकेंसी निकल के आ रही है। ये जो वैकेंसी है मैं पहले बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ये किसी राज्य की वैकेंसी नहीं होती है, ये केंद्र की वैकेंसी है। और केंद्र का वैकेंसी का मतलब कि ये पूरे भारत में जो वैकेंसी आई है ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी आ रही है 30,000 प्लस पदों पे आने की अनुमान है। ठीक है, हो सकता है कि 30,000 40,000 भी आ सकता है, बट 30,000 से तो ज़्यादा से ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, इस फॉर्म को भरने में आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। अगर वही कोई SC ST है तो आपको एक भी रुपये चार्ज देना नहीं है। ठीक है, जो एज के मांगा गया है वो है 18 साल से लेकर 40 साल, ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर कोई ओबीसी है या तो उसको 18 साल से लेकर 43 साल और 18 साल से लेकर 45 साल ये SC और ST के लिए। ठीक है, ये ओबीसी के लिए। तो एज में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज अच्छा खासा रखा गया है। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है केवल आपको 10वीं पास। ठीक है, उसके साथ साथ आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब देखिए लोकल लैंग्वेज का क्यों हो गया ऐसा है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली है। जैसे आसाम में असमी बोली जाती है, आपको गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिल में तेलुगु बोली जाती है, हमारे इधर जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा इधर हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए हम यूपी और बिहार के बच्चे हैं, अगर हम मान लीजिए तेलंगाना में फॉर्म भर दिए और वहाँ के लोकल लैंग्वेज हमें पता ही नहीं है तो हम किसी से वहाँ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसीलिए जहाँ के हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए और उसी जगह पे आप फॉर्म भरें। जैसे देखिए मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप बिहार के हैं तो आप यूपी में, MP में, झारखंड में यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ जो भाषाएं यूज़ होती है वो हिंदी होती है और थोड़ी बहुत वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज होती है। तो ज़्यादातर क्या है कि जो फॉर्म आप भरें आप अपने ही इलाके में फॉर्म भरें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं। एक हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है, जिसको BPM बोलते हैं। दूसरा जो वैकेंसी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि कैसे होता है कि एक मेन आदमी हो गया, उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए एक हो गया, यानी दोनों का। उसके बाद डाक सेवक, 3 तरह का। अब देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम हो गया कि जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ का ऑफिस होगा, वहाँ पे देख रेख, वहाँ पे आजकल पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा निकासी का भी काम होने लगा, तो इस तरह के सारे काम को उनको देखना है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है कि जब एक तो नहीं रहेंगे तो इनको कार्यभार संभालना है, साथ के साथ जैसे सरकार की कोई नई योजनाएँ आ रही है उसके लोगों तक बताना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इनका वर्क है। डाक सेवक का काम है कि आपका क्या है आज कि जो कोई भी पत्र आता है तो उसको सही जगह पर डिलीवर करना समय से। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस। देखिए इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं है। देखिए
एग्जाम न होने की वजह से बहुत ऐसी दिक्कतें आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि देखिए, मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले का अक्सर देखा जाता है कि 90 से 95% आपका ये मार्क्स रहता है 10th में, ठीक है। अगर वही कोई स्टेट बोर्ड का है तो जो बहुत हाईएस्ट बच्चा जाएगा वो 80 से 85 के बीच में आपका रह जाता है, ठीक है, कोई भी स्टेट का जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत से लोग इस बात से सोच छोड़ते हैं कि सर सीबीएसई वाले का तो इतना ज़्यादा नंबर है और नंबर बेस्ड सिलेक्शन है, तो हम क्या करें, हम इस फॉर्म को भरें या छोड़ दें। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन तो जरूर है, 99% लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर इसमें नंबर के बेस पे आपका होता है, मेरा तो सर 80 है, 85 है और मेरिट सर 90 95 जाता है, सर क्या करें, इस बार फॉर्म भरे या ना भरे। तो इसका भी हम सॉल्यूशन हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिएगा। तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन आपके नंबर के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, पहले जो सैलरी था एक फिक्स सैलरी था कि यह ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 था, लेकिन इस बार जो सैलरी है, सैलरी बढ़ेगा क्या, क्योंकि अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर बता दूं ये सैलरी आपका 12,000 से लेके 29,000 के बीच रहने वाला है। हो सकता है कि आपका किस इलाके में आपका पोस्टिंग है, कहाँ पे है, एकदम ग्रामीण, तो उसके आधार पे भी अगर हम किसी तरह से बात करें, अगर 29,000 है उसको अगर छोड़ भी दें तो हमको उम्मीद है कि 22,000 तक तो ये सैलरी जाएगी ही जाएगी, जो कि पहले 12,000 था, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का 10,000 से लेके 24,000, अगर इसको भी अगर हम बात करें तो 16,000 से लेके 17,000 तक ये आपकी सैलरी मिलने वाली है। उसी तरह डाक सेवक का भी सेम है, 16 से 17,000। यानी इस बार अगर देखा जाए तो आपको सैलरी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस फॉर्म को भरने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए कि देखो जो लास्ट का क्वेश्चन मैं बताया था कि सर हम भरें या ना भरें। अब देखो, इसलिए क्योंकि आप बोलते हैं ना कि मेरा सर 85% है और सीबीएसई वाले का 90% है, 95% है, तो सर हमारा कैसे होगा। देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग जगहों पे आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि देखो, इस केस में कि मान लीजिए कोई ग्रामीण एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपका 3 सीट है, ठीक है, और आपका मान लीजिए कि वहाँ पे जो एक बच्चा अप्लाई किया उसका 40% ही है, एक का 50% है और एक का 70% है, ठीक है। और ये फैक्टर ज़्यादातर केस में होता है। तो अब क्या होगा कि आपके पास पोस्ट 3 है, आपके पास वहाँ पे जो 3 ही लोग अप्लाई किए हुए हैं, तो अब क्या होगा कि ये तीनों लोगों को तो उनको लेना ही लेना है। तो इसे केस में इसीलिए मैं बता दूं कि जो भी लोग हैं इसको ये मत समझ के छोड़ दीजिए कि सर मेरा मेरिट नहीं बनेगा, मेरा नंबर कम है, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे ही होता है। अगर आप मेरिट देखने जाएंगे तो मेरिट अगर क्या होता है कि शहरी इलाकों में सीबीएसई वाले लोग भरते हैं, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें तो कोई ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे वहाँ पे पोस्टों की संख्या 5, 6, 10 ऐसे अगर करके वैकेंसी रहती है, और वहाँ पे जो फॉर्म भरने वाले भी बहुत ही कम परसेंटेज वाले भरे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि वहाँ तो परसेंटेज की बेस पे लेना ही लेना है, तो आपको उस केस में सिलेक्शन हो जाता है। और एक बात बता दूं कि इस पोस्ट की चर्चा इसलिए नहीं होती है कि इसमें मेन रीज़न यही है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आती है, किसी का मेरिट लिस्ट आ जाता है, कोई चेक कर पाता है। ऐसे जनरली हम देख लिया कि सर मेरा तो 75% है, कट ऑफ 90 गया, तो वो बच्चा आशा ही छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह के इसके 4-5 ऐसे मेरिट लिस्ट भी निकलते हैं। तो अगर एक मेरा यही सुझाव है कि आप लोग फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि देखो फॉर्म को डालने में आपका कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जनरल के हैं तो 100 रुपया, SC ST फीमेल हैं तो 0 रुपया, ठीक है। तो आप फॉर्म को डाल दें। हो सकता है कि अगर इस बार, क्योंकि आपका सैलरी भी अच्छा खासा बढ़ने वाला है, तो अगर बिना कुछ एग्ज़ाम दिए, बिना कुछ किए अगर आप सीधे फॉर्म भरे, अगर आप लक ही समझ लीजिए, क्या शायद पता आपको कुछ ऐसा तुक्का बैठ जाए कि आपने जहाँ पे फॉर्म भर किया वहाँ पे कोई और फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया है, तो आपको क्या होगा, आप अगर एक फॉर्म डालें तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़े। तो इस तरह से भी ये चीज़ें होती है। तो
तो इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।